देखो, अब हम सिंधु सभ्यता को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रीलिम्स के स्तर पे इसकी पूरी तैयारी हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम आए उसको टच कर लिया जाए। ठीक है। सिंधु सभ्यता हमने कल बात की थी पिछले लेक्चर में कि इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ये सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं। और इसमें 2 नगर थे इम्पोर्टेंट, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिनको पिगट महोदय ने बोला है कि ये जुड़वा राजधानियाँ थी। अच्छा, इसका समय काल बताया जाता है 1750 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ये इसका समय काल है। ये निकाला जाता है कार्बन डेटिंग की मदद से। जो अवशेष मिलते हैं, कार्बन डेटिंग जो की जाती है, रेडियो कार्बन डेटिंग, उससे निकाला जाता है। ये 1750 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की रही होगी। अच्छा, इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन सी हैं? एक तो है मेसोपोटामिया, और एक है इजिप्ट की, इसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। ये सब इसकी समकालीन है। अच्छा, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ है? सिंधु सभ्यता का विस्तार देखो, पाकिस्तान और भारत दोनों में पड़ता है। पाकिस्तान और भारत दोनों में पड़ता है। देखो, जो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मोहनजो, ये दोनों पाक में पड़ते हैं। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान के पाक के मोंटगोमरी में। मोंटगोमरी जिला है। ये साहिवाल भी बोलते हैं, वर्तमान साहिवाल। ठीक है। पाकिस्तान की हड़प्पा का है मोंटगोमरी। देखो मोंटगोमरी जिला है, साहिवाल वर्तमान में पड़ता है। और जो हड़प्पा है यह किस नदी के किनारे है? तो यह है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के बाएं तट पर है ये। ठीक है, बाएं तट पर, यहाँ से रखना रावी, बाया, वाया, ठीक है। रावी बाएं तट पे है। अब ऐसे ही पाकिस्तान में दूसरा कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। ये कहाँ पड़ता है? मोहनजोदाड़ो पड़ता है, ये सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। पाक के सिंध प्रांत में पड़ता है। अच्छा, ये सिंध प्रांत में है तो ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है, याद रखना। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पे है और सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदाड़ो है। अच्छा, अब ये हो गया पाकिस्तान में। ये कहाँ पाए जाते हैं? बलूचिस्तान। और भारत में कहाँ कहाँ है? देखो, भारत में कौन कौन से हैं? भारत में बहुत सारे हैं, उनमें से जो प्रमुख है मैं उनको बता रहा हूँ। वैसे देखो, इनका मैंने पिछले ही उसमें बताया था लेक्चर में कि इनका जो सर्वाधिक वो है तो मांडा टू दैमाबाद, और सुतका गेंडोर टू आलमगीरपुर, ये कुछ ऐसा है। इसीलिए इसको जो सिंधु सभ्यता है इसको बोला था कि त्रिभुजाकार की है। इसका जो आकार है
वो ट्रायंगल शेप का है। इसको ट्रायंगल शेप में बोला था क्योंकि देखो मोटे तौर पे ऐसा ही है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा वो है। तो ये आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ में है। ये दैमाबाद कहाँ है? ये दैमाबाद ये है महाराष्ट्र में। ये इसका सबसे दक्षिणी क्षेत्र का, कभी पूछता है सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? दैमाबाद। सबसे उत्तरी कौन सा था? मांडा। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। मेरठ सबसे पूर्वी क्षेत्र है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसे बोलते हैं आलमगीरपुर। ये क्या है? सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर एक ही शब्द है, सुत का गेंडोर। ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इसका देखिए सबसे जो उत्तरी है मांडा, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? दैमाबाद। और सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी है सुत का गेंडोर। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसका विस्तार का आकार त्रिभुजाकार है। कभी कभी पूछ लिया सॉरी कि इसका क्या आकार है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। अब हम बात करते हैं डिटेल में जो स्थल हैं और उनके उत्खनन करता, सर्वेक्षण करता, खोज करता कौन है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको याद कर लेते हैं। जैसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा के कौन है? हड़प्पा के कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का कौन है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। देखो याद रखना, जोदारो दास, हड़प्पा दयाराम। हड़प्पा दयाराम। तो मोहनजोदाड़ो हो गया। फिर आते हैं आगे चन्हूदड़ो। मोहनजोदाड़ो तो चन्हूदड़ो, इसे एक साथ याद रखो। चन्हूदड़ो के हैं मजूमदार। एनजी मजूमदार है, लेकिन याद करने के लिए बस मजूमदार याद रखो, वहाँ पे हो जाएगा एनजी मजूमदार है। ठीक है, फिर आते हैं कौन? फिर आते हैं लोथल के हैं राव। ठीक है, SR राव। लोथल के हैं SR राव। अब आइए और बनावली के हैं बिस्ट। ऐसे याद रखना, देखो छोटे छोटे याद रखो, पूरे नाम कभी याद नहीं रहेंगे, पेपर में इतने से काम हो जाएगा। बनावली है बिस्ट, लोथल के हैं राव, बनावली के हैं बिस्ट, और धौलावीरा के हैं जोशी। धौलावीरा के हैं JP जोशी। JP जोशी। ठीक है, धौलावीरा के हो गए। अच्छा, रोपड़ के कौन है? और रोपड़ के हैं BB लाल। BB लाल है रोपड़ के। ठीक है, तो ये याद हो गया। तो हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो के राखलदास बनर्जी, चन्हूदड़ो के एनजी मजूमदार, लोथल के SR राव, कालीबंगा के घोष, बनावली के बिस्ट, धौलावीरा के जोशी, रोपड़ के BB लाल। अब बात करते हैं कि हड़प्पा जो हड़प्पा है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। देखो हड़प्पा में क्या है, इसका लोकेशन कहाँ है? तो आपको पता है कि पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है पहली बात। फिर कौन सा ज़िला है? मोंटगोमरी ज़िला है। वर्तमान क्या है वो? साहिवाल है। मोंटगोमरी ज़िला साहिवाल है। ठीक है, साहिवाल है।
तो ये पता है आपको। अच्छा, किसके किनारे है? तो वो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पर है। अच्छा, बाएं है कि दाएं? तो बाएं तट पर है। अब इसके आगे देखते हैं, हड़प्पा में देखो जो नगरीकरण है ना, तो इसमें इसकी विशेषताओं को मैं बता दूं, इसी से क्वेश्चन काफ़ी पूछेगा। इसमें 2 टीलों के साक्ष्य हैं, 2 टीलों के साक्ष्य हैं। एक है इसका पश्चिमी टीला और एक है इसका पूर्वी टीला, ठीक है। और जो पश्चिमी टीला है ये दुर्ग है, देखो यहाँ पे ये दुर्ग बना हुआ है, यहाँ शासक वर्ग रह रहा है। और ये जो है ये नगर टीला है, यहाँ नगर के लोग रह रहे हैं, आम जन रह रहे हैं। तो ये पश्चिमी और पूर्वी, इसमें 2 नगर टीले, ठीक है। और इसकी और विशेषता इसमें कहाँ, इसे यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि साक्ष्य से ही क्वेश्चन पूछता है कि यार ये कहाँ या कहाँ ये क्या मिला है। तो इसमें एक मिला है उर्वरता की देवी का चित्र है, उर्वरता की देवी का चित्र है। यहाँ हड़प्पा में ही R37 कब्रिस्तान है, या समाधि जिसे बोल सकते हो आप, कब्रिस्तान या समाधि, कब्रिस्तान या समाधि से बोलते हैं R37। गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, गेहूँ प्लस जौ दोनों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद बर्तन पर मछुआरों के चित्र हैं, बर्तन पर मछुआरे हैं, बर्तन पर मछुआरे के चित्र हैं। तो उर्वरता की देवी का चित्र मिल रहा है, R37 कब्रिस्तान मिल रहा है, गेहूँ जौ के अवशेष मिल रहे हैं। 2 टीलों के साक्ष्य हैं, पश्चिम में दुर्ग टीला है, पूर्व में नगर टीला है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो, देखो मोहनजोदड़ो का पहली बार इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसकी लोकेशन है। और कहाँ पे? सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु के दाएं तट पर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या क्या मिले हैं विशेषताएं? तो मोहनजो, मैं समझ लीजिए मोहनजोदड़ो लिख रहा हूँ। मोहनजोदड़ो क्या मिलता है? एक तो देखो वृहद स्नानागार मिलता है, वृहद स्नानागार, स्नानागार जो बाथरूम, बहुत बड़े बाथरूम, नहाने का बाथरूम, मतलब वृहद स्नानागार है, बहुत बड़ा सा टब है नहाने की दृष्टि से। और एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार मिलता है, विशाल अन्नागार, मतलब जहाँ पे गेहूँ जौ आदि जो फसल खाद्यान्न है उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति जो मिली है, कई बार एग्जाम में पूछा कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति भी ये भी यही मिली है। नर्तकी कांस्य की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, एक योगी जो अपने NCERT में देखा होगा, हल्की दाढ़ी भी रखे हुए हैं, तो योगी की मूर्ति भी यही मिली है। और एक जो पशुपति दिखाए जाते हैं, तो पशुपति का जो क्या कहते हैं उसको, सील है, या पशुपति जो दिखाए जाते हैं, एक उस पर ऐसे बना हुआ है, एक सील मुहर बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे ही मिलते हैं, वो भी ये सब चीज़ें यहीं पे मिली हैं। तो अन्नागार, स्नानागार, हाँ, और पुजारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य की मूर्ति, ये सब चीज़ें
मोहनजोदाड़ो मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखो, एकदम याद रखोगे, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। और अच्छा, मोहनजोदाड़ो में सूती के कपड़े, इन सब चीज़ों के भी मिले हैं। अब अगले पे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो के बाद क्या आता है? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में इम्पोर्टेंट क्या है? चन्हुदड़ो में इम्पोर्टेंट है कि चन्हुदड़ो में मनका बनाने का कारखाना था। मनका का कारखाना था चन्हुदड़ो में, याद रखना। और यहाँ पे एक पदचिन्ह मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का। बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, बिल्ली का पीछा कुत्ता करते हुए एक पदचिन्ह मिला है, ठीक है। चन्हुदड़ो में चन्हु से चिन्ह, याद रखना, चन्हु से चिन्ह और मनका बनाने का कारखाना यहाँ है। अच्छा, चन्हु में और भी है, खिलौना है, लिपस्टिक है, लिपस्टिक है, ये सब चीज़ें यहीं से मिली हैं। वक्राकार ईंटें हैं, वक्राकार ईंटें भी यहीं से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, दो है, एक लोथल है और एक धौलावीरा। ये दोनों स्थान बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। लोथल क्या है? देखो, लोथल है गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात में, ये भी गुजरात में है, ठीक। अब ये कहाँ है? ये पड़ता है अहमदाबाद में, लोथल, अहमदाबाद, ठीक है। और ये पड़ता है, धौलावीरा पड़ता है कच्छ में, कच्छ के रन में पड़ता है। देखो, ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र, एक प्रमुख बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह, लोथल, जहाँ से व्यापार होता था। इसे डॉकयार्ड भी बोलते हैं। लोथल क्या है? एक डॉकयार्ड है। एग्जाम में सीधा आता है कि कौन सा एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, तो यही है। इससे पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था यहाँ से। अच्छा, लोथल से एक इम्पोर्टेंट है कि इस यहाँ 3 युगल की समाधियाँ मिली हैं। 3 युगल की समाधि, युगल से याद रखना, लोथल युगल, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये डॉकयार्ड है, बंदरगाह है लोथल, और ये किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी। अच्छा, इसी खोज किसने की थी? उत्खनन किसने किया था? इसी को उत्खनन किया था SR राव ने, ठीक है, राव साहब ने किया था। अब आते हैं धौलावीरा। देखो, धौलावीरा भी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि धौलावीरा क्यों जाना जाता है? धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। जब भी जल प्रबंधन की बात आए सिंधु सभ्यता में, सीधा आंख मूंद के धौलावीरा लगा देना। यहाँ विशाल जलाशय है, विशाल जलाशय है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, धौलावीरा पे ही हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला है? धौलावीरा में। तो जल प्रबंधन है, उन्नतशील जल प्रबंधन है, विशाल जलाशय मिले हैं, 10 चिन्हों वाला शिलालेख है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आकार का है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कहाँ स्थिति क्या है इसकी? कच्छ के रन में, कच्छ याद रखो, गुजरात के कच्छ में। और आयताकार नगर है,
इसका एरिया आयताकार है। ये नगर 3 भागों में विभाजित है। नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता के जो हैं वो 2 भागों में होते हैं, एक नगरी एक दुर्ग, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। किला एक होता है, इसमें क्या देखो, एक होता है किला, एक होता है निचला नगर और एक होता है मध्य नगर। ठीक है, किला है, फिर निचला नगर है, बीच में मध्य नगर है। तो ये हो गया धौलावीरा। अच्छा, अब एक और है कालीबंगा। जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जो आ सकते हैं उन सबको देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। ठीक है, कच्ची ईंटों से मकान और पक्की ईंटों से रास्ते बने, रास्ते या नालियाँ, स्नानागार, ये सब बने। अच्छा, कालीबंगा का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जूते हुए खेत, याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जूते हुए खेत कालीबंगा का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जूते हुए खेत का पाया जाना यहाँ पे। अच्छा, भूकंप का साक्ष्य भी यहीं मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मात्र है जहाँ भूकंप का साक्ष्य मिला है, वो कालीबंगा स्थान है। एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। अग्निकुंड यहाँ मिला है कालीबंगा। अग्निकुंड देख लो, कालीबंगा में क्या है? एक तो जूते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, हाँ, और कच्ची ईंटों पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग हुआ है। और कहाँ है ये? राजस्थान में। याद रखना, अग्निकुंड मिला है, जूते हुए खेत मिले हैं, भूकंप का साक्ष्य है। ये तीनों कालीबंगा की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा है, दैमाबाद है, बनावली है, रोपड़ है। तो देखो, जो रोपड़ है वो कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ है पंजाब में, किसके किनारे है? सतलज के किनारे रोपड़ पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है रोपड़ है। और देखो, बनावली जो है, बनावली पड़ता है हरियाणा में। कई बार शहर ही पूछ लेता है कि ये कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में। बनावली पड़ता है हरियाणा में। दैमाबाद महाराष्ट्र में, को बताया ही था कि दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और सुरकोटदा भी पड़ता है गुजरात में। धौलावीरा देखो, इसमें सुरकोटदा भी पड़ता है कच्छ, गुजरात में, गुजरात। ठीक है, सुरकोटदा ही पड़ता है कच्छ, गुजरात में। तो लोकेशन आपको याद हो गई सारी। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सुरकोटदा कच्छ, गुजरात में है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला है और क्या क्या विशेषता इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा है, सुरकोटदा की बात करें, सुरकोटदा, धौलावीरा भी गुजरात का है, जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। सुरकोटदा या सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। सबसे पहले नगर को 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित किया गया है, 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक है गढ़ी क्षेत्र, एक आवास क्षेत्र। एक गढ़ी प्लस आवास, आवास में सामान्य लोग हैं, गढ़ी में शासक वर्ग है। अच्छा, कब यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के मिलने के प्रावधान है, इससे एक बार यूपीएससी पूछ चुका है। घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा से। और कब्रिस्तान से कलश का, कलश जो मिलने का, कलश समाधान की जो प्रक्रिया यहाँ देखी जाती है, कलश समाधान की प्रक्रिया। ठीक है, सुरकोटदा हो गया। अब बात करते हैं दैमाबाद की। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कई बार बता चुका हूँ, तो महाराष्ट्र है। ये प्रवरा नदी के तट पर है, याद रखना, प्रवरा नदी।
प्रवरा नदी के तट पर है। अच्छा, यहाँ पे विशेषताएं क्या है? ये दैमाबाद आपको पता ही है कि सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, दक्षिणतम स्थल है सबसे, आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे मिला क्या है? यहाँ पे मिला है रथ चलाते हुए मनुष्य। यहाँ पे रथ का जिक्र मिलता है, ठीक है, रथ चलाते हुए मनुष्य हो गया। अब बनावली की बात करते हैं। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद जिला। अच्छा, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता मैं आपको बताऊँ। बनावली हरियाणा में, खुद पता ही है, ये तो ठीक है, ये तो राज्य है, इसको याद ही करना है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इस यहाँ सैंधव संस्कृति के सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। प्राक, विकसित और उत्तर सैंधव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सभ्यता शुरुआती दौर में थी तो उसको प्राक बोलते हैं, विकसित हो गई तो विकसित संस्कृति अवस्था, उत्तर मतलब बाद में जब अवसान हो गई। तो बनावली एक ऐसा रीजन है जहाँ पे तीनों ही क्षेत्रों के, तीनों ही समयाकाल के, कि जब वो विकसित हो रही थी, जब वो प्राचीन रूप में धीरे धीरे बढ़ रही थी, आगे धीरे धीरे विकास की ओर जा रही थी, डेवलप हो रही थी, और जब पूरी तरह विकसित हो गई, और फिर जब अवसान हुआ, जब वो डिक्लाइन किया, डाउनफॉल आया उसका, तीनों ही समय काल और तीनों ही स्थितियों का जो क्या कहते हैं कि साक्ष्य मिलता है, वो बनावली से मिलता है। तो सैंधव संस्कृति के तीनों स्तरों की प्राप्ति बनावली से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ मिलता है ये। अच्छा, बनावली में ही लाजवर्द, यह एक मणिक होता है, मणिक बोल सकते हो, लाजवर्द एक मणिक पत्थर है। और नगर को तारांकित सड़कों के रूप में बनाया गया है। तारांकित सड़कें होती थी नगरों में, ठीक है, ऐसे मतलब चौराहे नुमा ऐसा, ठीक। तो लगभग सभी हमने स्थान कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है मोहनजोदड़ो और मतलब पूरी हड़प्पा सभ्यता से, उन सबको एक बार मोटे तौर पे देख लेंगे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब क्या है देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि कपास की खेती का जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है, कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो मिलता है, प्रथम साक्ष्य, वो सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। सैंधव निवासियों ने किया था। कपास की खेती का आरंभ सैंधव निवासियों ने ही किया था, एकदम याद रख लीजिए। अच्छा, मिस्र के देशों में कपास को सिंडन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के लोग उपजाते थे और यहाँ से ही व्यापार होता था, तो इसे सिंडन बोला जाता था कपास को, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में याद रखना कि मूर्ति पूजा के तो साक्ष्य हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर नहीं है, याद रखना, मंदिर नहीं है। ये हो गया। और एक चीज़ और सुनिए, सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय के लिए मुद्रा नहीं थी। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब एक वस्तु दो तो दूसरी वस्तु लो, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, जिसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसा था। अच्छा, सिंधु सभ्यता की पहचान जो होती है वो मेलुहा, जो इधर थे ओमान के लोग, इसे, और जो मिस्र और इजिप्ट की सभ्यताएं थी, इसे सिंध को मेलुहा शब्द से नाम से जाना जाते थे, मेलुहा बोलते थे। तो मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। और धातु की मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं, धातु मूर्ति, जैसे कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी
नर्तकी की, तो वो मोम पद्धति से बनाई गई थी, मोम पद्धति से। सबसे ज़्यादा जो मुहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता की, वो सेल खड़ी से बनी है, सेल खड़ी से बनी है। और यहाँ पे सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरों पे सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल हैं, कुबड़ बैल। इसमें इस काल में खेल भी था एक, वो था पासा। इसमें पासा खेला जाता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। और भी इसमें कुछ है तो एक बार हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में देखो, ये जो पशुपति की मूर्ति मिली है ना, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा है कि पशुपति की मूर्ति में कौन कौन से पशु है। तो याद रखना कि पशुपति की मूर्ति में एक है गैंडा, भैंसा, बाघ, हाथी, हिरन। ये 5 जानवर पशुपति की मूर्ति के हैं। अच्छा, बाएं में कौन है, लेफ्ट में कौन है, गैंडा और भैंसा, गैंडा भैंसा है। और दाहिने में राइट में कौन है, बाघ और हाथी। ये बहुत डिटेल में आता है, तो जो पशुपति की मुहर मिली है उसमें यही है। और नीचे जो बनाए गए हैं वो 2 हिरन हैं, इसको याद रखना। ये एक बार पूछा हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली, जो मुहर है वो कहाँ मिली, योगी पशुपति शिव की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता का एक कुछ 4-5 पॉइंट और देख लो, बहुत ही विशिष्ट जो फैक्ट है कि इस समय ना लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं। इसमें क्या ज्ञान कहता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता को इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे कांस्य के बहुत सारे चीज़ें मिल रही हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें कांस्य का, सोने का, चांदी का ज्ञान है। कांस्य का, सोने का, चांदी का, हाँ, तांबे का ज्ञान है, लोहे का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो लोहे का ज्ञान नहीं है। मूर्ति पूजा का प्रश्न मैंने बता दिया, को मूर्ति पूजा का प्रचलन था ही। शेर के अवशेष का अभाव है, शेर का कोई अवशेष, शेर का अवशेष कोई नहीं मिलता, शेर का अवशेष नहीं मिलता है। अच्छा, घोड़े की हड्डियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं घोड़े के अवशेष तो मिले हैं सिंधु सभ्यता में, सुरकोटदा से, बट चित्र नहीं मिला है, चित्र या मूर्ति नहीं मिली है कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया लगभग सारे सिंधु सभ्यता को मैंने कंप्लीट कर दिया। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।